अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, फैसला कुन अक्टूबर का महीना जारी है और शहर इक़्तिदार के अंदर सियासी, आइनी और सफाती सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। उस वक्त जब हुकूमत की तमाम तर तवज्जो SCO कॉन्फ्रेंस पर मरकूज है, उसके पैरेलल 26वीं आइनी तरमीम की राह हमवार करने की कोशिशों का सिलसिला भी जारी है। हुक्मरान इत्तेहाद में शरीक जमातों का तो इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कभी हुकूमत के साथ अपनी पोजीशन को वाजे करते हैं और कभी दोबारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अपना झुकाव कर लेते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन में एम्बिग्युइटी बदस्तूर मौजूद है, लेकिन सवाल आज का सबसे बड़ा यह है कि जो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का मुसवदा सामने आया है, क्या उससे जमीयत उलमा इस्लाम उससे इत्तफाक करेगी? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर मौलाना फजल रहमान को उस मुसवदे पर कायल कर लेंगे? और उसके साथ साथ SCO कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी है। ये बड़ा एक संगीन नौयत की एक कॉल है और इसके बहुत रिपरकशंस तस्वर किए जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हुक्मरान जमात PTI को कन्विंस करेगी कि आप एहतजाज की कॉल वापस ले लीजिए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कौमी मफाद की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस एहतजाज की कॉल को वापस लेंगे या नहीं? और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन, SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन खिताब करेंगे, तो दीगर ममालिक के कौन कौन से सरबराहान यहाँ पर मौजूद होंगे, किन अमूर पर बातचीत होगी, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट की कंडीशन की वायलेशन होने के बावजूद शुगर मिल्स मालकान को 5 लाख टन मजीद चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी है 2 मुतजाद समरियों के ऊपर। ये मुतजाद समरियाँ क्या थी, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक नेचर की ऑयल कंपनी, जिसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने अपने ही लिए कोड ऑफ कंडक्ट की मंजूरी दी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं क्या? इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर शफाफियत को फ़रोग देने, करप्शन की रोकथाम के लिए किन इकदामात को यकीनी बनाया गया, क्या अंडरटेकिंग ली गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस बख्श न्याजी साहब। न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, शहर इक़्तिदार में इस वक्त हम देखते हैं कि सियासी, आइनी और सफारती सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। हुकूमत की अगरचे तमाम तर तवज्जो तो SCO कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई है, लेकिन पैरेलल आइनी तरमीम के हवाले से भी बैक टू बैक मीटिंग का सिलसिला जारी है। इस तमाम तर तनाजुर के अंदर जो सियासी सिलसिला इस वक्त जारी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी गई है, ये सबसे अलार्मिंग बात है। मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ के अंदर हुकूमत कर रही है, उसके साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, उसके अंदर मफाहमत की बादशाह समझे जाने वाली जमात पीपल्स पार्टी भी शरीक है। आप सब बातचीत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, तो PTI को आप क्यों इंगेज नहीं कर पा रहे? जो उनके कंसर्न तो अपनी जगह के ऊपर कि एटलीस्ट 15 अक्टूबर जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम तरीन दिन है SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से, कि एटलीस्ट उनको कन्विंस करें कि इस दिन आप एहतजाज ना करें। लगता है कि हुकूमत ने बिल्कुल उनको डिसएंगेज किया हुआ है, कि उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि PTI को जो है ना जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन कल जो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई है, उसमें PTI की नुमाइंदगी थी, उन्होंने अपना इनपुट दिया है और अपना मुसावदा भी पेश किया है कि वो 36वीं तरमीम में क्या क्या उनके खदशात हैं और क्या क्या वो चाहते हैं। तो तमाम पार्टियों ने अपना अपना मुसावदा पेश किया है और उस पर गुफ्तगू जारी है। इंशाल्लाह उम्मीद है किसी हम सर, इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन आप उनको इंगेज नहीं कर रहे कि 15 अक्टूबर की उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उस कॉल को वापस लें। ये बड़ी अलार्मिंग है दुनिया के सामने। पाकिस्तान का क्या फेस जाएगा कि जहां पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, उसी दिन एक सियासी जमात जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो एहतजाज करने जा रही है। आप उनके कंसर्न को दूर करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? देखिए जी, अब हम क्या उसको एंगेज करें? क्या उनको पता नहीं है कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं और वो उनको क्या बिहेव करना चाहिए इस मौके पे? इस मौके पे तो उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह कुछ इख्तलाफात भी हैं, नजरियाती भी हैं, वैसे भी होंगे, लेकिन जब 12 सरबराह ममलिकत इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस मौके इस्लामाबाद की कॉल देना, मेरे ख्याल में हुकूमत को प्रेशराइज करने के तरीके हैं। वो NRO मांगते हैं। देखो, NRO जो है वो हमने नहीं देना, वो अदालतों ने देना। अदालतों में कैसे केसेस हैं उनको क्लियर कराएं, और अगर वो आपको रिहा करते हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे। बाकी उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनको सियासी तौर पर एंगेज किए हुए हैं। अब मैंने कल पहले भी बताया
कि पार्लिमानी पार्टी में हमने दावत दी थी, उसमें वो आए भी सही रहमान साहब के साथ और इनपुट भी दे रहे हैं। तो वो एक एनआरओ भी लेना चाहते हैं और साथ जो है ये जब एक उस पर लेकिन निहाल चाहते हैं साहब, कि उनका कंसर्न ये है कि आपने अचानक बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। वो परेशान हैं कि उन्हें कुछ बहुत सी ऐसी इतलात आ रही हैं कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी बेपनाह किस्म की खबरें गर्दिश करें जो कि अफवाहें हैं कि उनके उनके तशद्दुद किया गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा, वो एक अंधेर नगरी के अंदर कहीं उनको रखा गया है। हुकूमत एटलीस्ट ये पोजीशन तो क्लियर कर सकती है कि ये बात बिल्कुल गलत है, किसी एक पीटीआई के रहनुमा को साथ लीजिए, जाके उनको दिखा दीजिए, वो इस वजह से पैनिक में है। तो उनका पैनिक तो हुकूमत ने खत्म करना है सर। अच्छा, ये लोग पैनिक खुद ही क्रिएट करते हैं और देखो पाबंदी से लगाई है कि रोजाना के बेस पे जो भी मुलाकात करी जाता था, बाहर वो मीडिया के लोग खड़े होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि जी खान साहब कह रहे हैं सड़कों में निकलो, अब खान साहब कह रहे हैं कि जी पिशावर से आओ गंडापुर आके इधर तरह हमला कर दे, चढ़ाई कर दे। तो इस किस्म की जबकि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि आप उन्हें उनसे कोई अपील करें, मुतालबा करें, उनके साथ बैठें पीटीआई की लीडरशिप के साथ कि ये मौका नहीं है, आपके जो कंसर्न है ये एससीओ कॉन्फ्रेंस गुजर जाने दीजिए, इसके बाद हम इसको सुनेंगे। और दूसरी बात जिस पे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जो वो बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, तो क्या ही बेहतर हो कि सेहत की एडवाइजरी सुबह हर रोज़ जेल सुप्रीडेंट जो जेल के डॉक्टर हैं जारी कर दें कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका जो चेकअप किया गया है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, नॉर्मल है, तो ये फिर अफवाहें इससे ना जन्म लें। देखिए जी, ये तो एक तरीका नहीं, वो चाहते यही है, मतलब कोई खुदा न खास ऐसी बात होती तो जेल हुकाम जो है वो शायर है वो बताते, और कोई ऐसी बात है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। ये जी। खुद एक ड्रामा बनाते हैं, एक वो क्रिएट करते हैं, इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे शोशे छोड़ते हैं। और सोशल मीडिया में मैंने भी देखा है कि खुदा न खास एक डेड बॉडी जी कर रही है और देखो जी इसको कोई कुछ सुना VIP है, और इसके उनकी वजह से अगर ये बात करनी होती तो ये तो पहले भी हो सकता था। देखो हम चाहते हैं ये लोग एक हजूम सा है और ये लोग सियासी जमात बने, सियासी तौर पर बिहेव करें, टेबल टॉक करें और अपने रास्ता निकालें। और ये अगर चाहें कि हुकूमत को प्रेशराइज करके या इदारों को प्रेशराइज करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता तो 1.5 साल हो गए तो कुछ हासिल हो चुका होता। तो अगर इस तरह वो बिहेव करेगा, और कई दफ़ा कर चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आना था वो उस पे मखसूस सीटों का, तो उस सीट के सारे MNAs और सेनेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज कर रहे थे, उसके बाद प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट से बात थी तो इनका एक वकील जो है उस तस्वीर था कि क्या था कि जी चीफ जस्टिस को डायरेक्ट मुखातिब होकर कहने लगा कि जी बाहर 500 वकील खड़े हैं और हम आपके खिलाफ फैसला नहीं करने देंगे, अगर हमारे खिलाफ फैसला होगा तो उसका रिएक्शन होगा। मतलब इस किस्म के ये लोग धमकियां दे के रिजल्ट अपने मत रिजल्ट लेने जाते हैं। रियासतें तो इस तरह तो नहीं चला करती, हुकूमतें ऐसा तो नहीं चली करती, लेकिन एनफ इज एनफ। अगर वो उसमें कॉल वापस नहीं लेते, अगर 15 कॉल वापस नहीं, यकीन जाने के ये को कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अपना ये खुद मुस्तकबिल जो है वो तारीख करेंगे। बिल्कुल अब ठीक, देखो वो तो जाहिर सी बात है उनके लिए बेपनाह मसाइल का बायस बनेगा। सियासी लिहाज से भी अवाम भी देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात किस डगर पर चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ जहां पर पीटीआई के लिए बहुत सी मुश्किलात है सर, वहीं पर हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त मौजूद है 26वीं आईनी तरमीम का, और मुसलसल कई सेशन हो रहे हैं लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही। मौलाना फजल रहमान जो अपनी तजवीज़ के ऊपर आईनी तरमीम चाहते हैं और हुकूमत की तजवीज़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ताहम हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश है कि हम इत्तेफाक राय से इस तरमीम को करें। आपको लगता है कि अब तक जितनी कोशिशें हो चुकी हैं और जो आज मुस्लिम लीग नून का मसवदा भी सामने आया है बिलखसूस आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक, जजिस की तैनाती से मुतल्लिक, क्या मौलाना फजल रहमान इस मसवदे के साथ किसी न किसी सूरत में हुकूमती काविशों के नतीजे में क्या कन्विंस हो पाएंगे? जी बिल्कुल, देखो ना, हम लेट इसलिए हो रहे हैं कि हम सिर्फ फजल रहमान साहब ने इतनी अपोजिशन पार्टी हैं, हम सबको एंगेज कर रहे हैं। आपको याद होगा ये एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पिछले 15-20 दिन पहले हुई थी, जी। जिस रात हमने आनी तरमीम पास कराना थी, तो उसमें मैंगल ग्रुप भी आया था, PTI भी आई थी, रहमान साहब भी आए थे। अगर हमने उस दिन पास कराना होता तो हमारे पास बड़े ऑप्शन थे। अब तो वो 63A भी खत्म हो गई है। तो
पास कराना मसला नहीं है, ये हम चूंकि हम सियासी जमात हैं, तो सर हम क्या चाहते हैं कि सब। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है आज के दिन में? जी बिल्कुल अच्छी है उसमें। आपको पता है कि जी जो पीटीआई के जो आज़ाद लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म नहीं भरा, और वो 41 लोग हैं, वो इस वक्त फ्री हैं। वो उस पर कुछ वो खुद तंग हैं, वो कहते हैं कि जी खान साहब के बिहेवियर कैसे है, हम तो फंस गए हैं, और वो ताउन करने को तैयार हैं, और वो ताउन कर भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये वो सारी सर गैर सियासी मशरूत तौर पर तावन करने को तैयार हैं, या सर कैसे साहब तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 20 से 40 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है और पैसों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, ये उस कंडीशन पे वोट डालेंगे? नहीं बे अगर चलो, ये तो कसद कैसे साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है उसको पता होगा कि जी मैं तो इनसे टूट चुके हैं, इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़, 40-40 करोड़, और हमें जो है ना, ये हुकूमत के पास तोड़ने के लिए ये पैसे नहीं होते, हुकूमत के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे मेंबर टूटते हैं, और जो मेंबर नहीं टूटते सर उसकी वजह। वो सर अरकान तोड़ने का नुस्खा हुकूमत के पास होता क्या है? थोड़े से हमें और नाज़रीन को भी समझा दीजिए पैसों के अलावा। ये बहुत सारे जगह अकोमोडेट हो सकते हैं, आप मैं क्या डिटेल बताऊं कि कैसे कैसे होते हैं। थोड़ी सी रोशनी बहुत डाल दीजिए सर। हुकूमत हमेशा, और रियासत हुकूमत हमेशा जो है वो उसके पास बहुत से हरबदे। मसला ये है कि हम अगर पास करा लेते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की पास करें, तमाम सियासी जमातों की बिल हो, उनकी कुछ बातें हम मान लेते हैं, कुछ वो हमारी मान लें, ताकि उसमें सियासी इंतशार है ये ख़त्म हो, सियासी स्टेबिलिटी है, ताकि मुल्क की मीशत चले। हम इसलिए हम लेट कर रहे हैं। अगर जय पास साहब, आप कराना होता समझते तो हैं कि अब इसमें बड़ी कोई रुकावट नहीं रही आईनी तरमीम में, 26वीं आईनी तरमीम में अब सारे मामला हल हो गए हैं, ये आसानी से इसी माह, क्योंकि अक्टूबर का महीना बड़ा अहम है, इसी माह में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, या पिछली बार की तरह इस बार भी नाकामी का कुछ चांस है? मेरे ख्याल में कोई मोर देन 2/3 जो है ना, उस पर तो इत्तेफाक हो चुका है। गालबन जो फौजी अदालतें हैं उस पर कोई शायद पार्टी नहीं मान रही, और हम चाह रहे हैं कि उसको डिलीट कर लिया जाए, उनके मुसवदे पे गौर कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह तरमीम किसी वक्त भी 25 अक्टूबर से पहले या बाद में, हमारी कोई डेडलाइन नहीं कि 25 से पहले करनी है, ठीक वो ये पास करा सकते हैं और कराएंगे, और रहमान साहब हमारे ठीक साथ होंगे। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह ये ज़रूर हमारी बात मानेंगे, और हमारी बात माने के प्रचार ही कोई नहीं होगा, सर, अगर नहीं क्या मानते तो। इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो भरपूर कोशिशें की कि पीटीआई को भी कायल किया जा सके, क्या पीटीआई भी इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार या उनकी एफर्ट्स की वजह से कुछ तरह शिकों के ऊपर या मुकम्मल तौर के ऊपर कोई ऐसा इम्कान दिखाई देता है कि वो भी वोट कर दे इसके फेवर में, इस आईनी तरमीम के हक में? ये तो खुद उनकी जो पीटीआई की पार्टी थी ना, बैरिस्टर गौर ने जब ये 15-20 दिन पहले आईनी पार्टी इसका इजलास हुआ रात 10 बजे, और रहमान साहब थे, मेगा गुप्ता, बैरिस्टर गौर थे, बाकी सियासी पार्टियां थी, तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी थी। तो उस वक्त इन्होंने खुद कहा था पीटीआई वालों ने कि हम फलां शेख पे हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। ठीक तो कुछ पे तो वो तो इसलिए हम थोड़ा फिर हम पीछे हट गए कि शायद अल्लाह करे कि कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए, ये भी हमारे साथ आ जाए, तो किसी किस्म के शोर शराबे के बगैर हम पास ठीक करा लें। इसलिए हम लेट हुए हैं, वरना तो पास करना तो कोई मसला नहीं है, ना उस वक्त मसला था ना अब मसला है। लेकिन हम बिल्कुल ठीक चाहते हैं कि तमाम सियासी पार्टी के इनपुट हो, ताकि मुल्क में सियासी इंतशार जो है वो खत्म हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पर इत्तेमाद दिखाई देती है कि नंबर गेम उनके लिए कतन कोई मसला नहीं है, और आज के दिन भी 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है। हुकूमत अपनी शराइत के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा सकती है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि हर सूरत में इत्तफाक राय पैदा किया जाए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या मुस्लिम लीग नून की जमात जो इस वक्त मरकज़ में इत्तेहाद में है, क्या ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों को बल्कि अपोजिशन की जो बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायल कर पाएगी कि इत्तफाक़ी राय के साथ मुल्क की तारीख की अहम तरीन जो तरमीम है वो मंजूर हो जाएंगे? इसका जवाब हमें शायद 17 अक्टूबर के बाद ही मिल सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी दारुल-हुकूमत में सियासी गहमा गहमी के साथ जहाँ पर हुकूमत आईनी तरमीम के अंदर मसरूफ़ अमल दिखाई देती है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत में एहतजाज करना चाहती है। लेकिन 15 अक्टूबर को ही 27 साल बाद पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का एक बड़ा इजलास होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी
सफारती सतह के ऊपर एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है कि वो पाकिस्तान जिससे मुतल्लिक कुछ अर्सा कबल तक ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर आइसोलेशन में है, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर वो वेटेज नहीं रही, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला था, दहशत गर्दी के मामला थे, कमज़ोर मुआशी सूरत हाल थी, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ हुकूमत बल्कि सिविल और अस्करी क़यादत की दिन रात कोशिशों और भरपूर एफर्ट्स के नतीजे में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद को यकीनी बनाया जा चुका है। इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और दुनिया के तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से वफूद के आने का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है और बिलखसूस जब पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी सतह के ऊपर न सिर्फ अपनी अहमियत को मनवाने जा रहा है बल्कि खित्ते के ममालिक और बिलखसूस जो एससीओ के मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान जो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुआशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, सकाफती लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से जो एडवांटेजेस मौजूद हैं, पाकिस्तान उनको भरपूर तरीके से यूटिलाइज करने की तैयारी कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, खान साहब आपके सामने जो सूरत हाल है, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस की जो तैयारी की गई है, 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एससीओ सरबरान हुकूमत के इजलास से चेयरमैन की हैसियत से खिताब करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। और इस मौके के ऊपर चीन, रूस, बेलारूस, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन एससीओ गवर्नमेंट हेड्स वो खिताब कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शरीक होंगे। ये डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस तरह मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर, जबकि तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म की मेहमान वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी और इन मुलाकातों में मैशियत, सिक्योरिटी, तिजारत, माहौल, समाजी सकाफ़ती रवाबते और उसके साथ साथ तंजीमी कारकर्दगी के ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। खास सब ये है, तो थोड़ा सा मैंने बहुत थोड़े वक्त टाइम में इसके ऊपर रोशनी डाली है एससीओ कॉन्फ्रेंस की इस इंपॉर्टेंस के ऊपर, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन उसी मौके के ऊपर खास साहब जो हमारे सियासी हालात हैं जिनसे निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम से निकल कर हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ें, वो अगेन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो खास साहब कोई भी सियासी जमात हो, उसका अल्टीमेटली उसकी तमाम काविशों का महवर व मरकज़ मुल्क और अवाम की भलाई है, मुल्क और अवाम की फलाह बहबूद है। इस इंपॉर्टेंस की कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर सिर्फ एहतजाज की कॉल देना ही कितना संगीन ख़तरात का बाइस बन सकता है मुल्क और अवाम के मफाद के तनाजुर में हम बात करें। भट्टी साहब, ये जो मैं आपको बताऊं, ये किसी मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जिन्होंने ये कॉल दी है ना, ये उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। हम बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं, आप रियासत और सियासत में फ़र्क कीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, ये रियासत का मामला है। आपको जैसे आपने कहा है 27 साल बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें गैर मुल्की जो सरबराहान हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे और सबसे बढ़कर भट्टी साहब भारत जैसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ठीक है ना, और उनके आने की वजह खास सब यही है कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत कि भारत भी जो अपने इतने सख्त मौक़िफ़ के बावजूद जो पाकिस्तान आने को शायद तैयार ना होता किसी और मौके की, इस मौके को उसने मिस करना मुनासिब नहीं समझा। वो आ रहा है अपने मौक़िफ़ के सख्त मौक़िफ़ होने के बावजूद। ये बड़े देखिए, एक बर्फ़ भी पिघली है जी। जब कोई किसी मुल्क में वज़ीर ख़ारजा लेवल का कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म या सदर आता है तो एक बर्फ़ भी पिघलती है, जो अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि सर्द मोहरी का शिकार है पाक भारत ताल्लुकात। उनका आना की बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सियासी इख्तलाफात रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन ऐसा मौका है, एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करते हैं, ना कि यहाँ ख़राबी का बहस बंद। बट साहब मैं बताऊँ, यकीन कीजिए ये इनको इतना बड़ा नुकसान होगा। मुझे पीटीआई के हामी लोग मिले हैं सर, उन्होंने कहा हम बिल्कुल बहुत बड़े चाहने वाले हैं बानी पीटीआई के, ये है सब कुछ है, लेकिन ये जो उन्होंने कॉल दी है ना, मैं इस कॉल को जो है मुल्क दुश्मनी पर मामूर करता हूँ। ये कौन कह रहा है? इससे जो अपने कारकुन हैं आपके वो भी पीछे हट जाएंगे। जो हुकूमत बात करती है, जो मौलाना फजल रहमान साहब माजी में बातें करते रहे कि ये यहूदी एजेंट हैं, ये गैर मुल्की एजेंट हैं, ऐसे मौके पर जब आप कॉल देते हैं तो उन जो बातें होती हैं उन इल्ज़ामात को उनको तक़वियत मिलती है। यकीन जानिए पीटीआई का जो मुहिब वतन कारकुन है वो इस बात से सख्त रंजीदा है कि ऐसे मौके पर आपको शर्म नहीं आई। तो मैं यकीन कीजिए जो बात कर रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस भी होगी,
ये इजलास भी होगा, गैर मुल्की मेहमान भी आएंगे और खैरियत से इंशाल्लाह वो वापस भी जाएंगे। और क्या होगा, सिर्फ जिन्होंने ये कॉल दी है उनका मुंह भी काला होगा और उनकी हमायत में भी कमी आएगी। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम तवक्को करते हैं कि पीटीआई की मर्जी की आदत, पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करते हुए 15 अक्टूबर के दिन एहतजाज की नौबत आने से पहले ही एहतजाज की कॉल को हर सूरत वापस ले। अगली स्टोरी की जाने बढ़ते नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि वफाकी काबीना ने एक अहम तरीन इजलास के दौरान, जिसमें शुगर मिल्स की तरफ से जो चीनी एक्सपोर्ट का मामला था उससे मुतल्लिक एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बावजूद जो उसकी 2 बुनियादी शराइत थी उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, लिहाजा चीनी एक्सपोर्ट का कोटा फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। लेकिन काबीना ने ये सिफारिशात मुस्तरद कर दी थी। खास साहब, ये तफसीलात गुज़श्ते रोज़ अपने प्रोग्राम में हमने बताई थी सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में। अब नई डेवलपमेंट हुई है। खास साहब, पिछला रोना जो हम रो रहे थे बिलखसूस जब चीनी की कीमत मार्केट में बढ़ी, और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम शर्त थी कि कुछ शुगर मिल्स के मालकान ने तो किसानों को अदायगियाँ की हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बेशतर शुगर मिल्स मालकान ने $1 मिलियन चीनी की एक्सपोर्ट से कमाने के बावजूद किसानों के वो अदायगियाँ जो 8-9 माह पहले होनी थी अभी तक नहीं हुई। इसी वजह से कहा गया था एक्सपोर्ट का कोटा मनसूख करें, लेकिन नहीं किया गया था। अब उन्हीं शुगर मिल्स मालकान के लिए खास साहब मजीद 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से। और हैरान कुन तौर के ऊपर खास साहब इस कमेटी के इजलास में मुतज़ाद अदाद शुमार पेश किए गए हैं। जो सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक 20 सितंबर को वजारत सनअत व पैदावार के सेक्रेटरी सैफ अंजुम साहब के दस्तखत से समरी वहाँ पेश हुई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की माहाना खपत 5,64,353 टन है। उसके बाद जो रिसेंटली जो इजलास हुआ ICC का, उसके अंदर जो समरी पेश की गई वहाँ पर उस कंजम्पशन को 20% मजीद कम कर दिया गया और कहा कि अगले 2 माह में चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो चीनी की खपत कम हो जाती है, लिहाजा हमारे पास स्टॉक में चीनी मौजूद है, 5 लाख टन चीनी मजीद एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दीजिए। इस सेक्टर्स की खबर रखने वाले ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी की पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रसद काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि हुकूमत ने कंडीशन ये इम्पोज किया, एक नई कंडीशन कि ठीक है आप ये माल बाहर बेच दीजिए, आप डॉलर कमा लीजिए, लेकिन 21 नवंबर तक आपने क्रशिंग सीज़न हर सूरत शुरू करना है। अगर आपने तखीर की तो फिर हम ये कोटा मनसूख कर देंगे। उससे पहले जो कुछ होगा खासा वो हो चुका होगा, उससे बाद पहले तो पिछली अपनी 2 कंडीशंस को तो आप उसके अमल नहीं करवा सके। इसका खमियाजा भी अल्टीमेटली कौन भुगतता है? अगर कीमत में इजाफा होगा जो कि आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। जी भट्टी साहब, ये आज बात आपकी रिकॉर्ड पे रहेगी। अगर चीनी की किल्लत होती है जी ठीक है, और चीनी महंगी होती है ठीक है, 2 चीज़ें होंगी, किल्लत होगी तो फिर महंगी भी होगी। जी बिल्कुल। फिर ये जो लोग जिन्होंने मंजूरी दी है आज एक्सपोर्ट की वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी क्रशिंग सीजन का जिम्मेदारी इन पे आयद कौन करेगा? इसी ICC के फोरम ने इजाफी गंदुम खुले इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जितनी मर्जी इंपोर्ट करें। जिम्मेदारी तो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पे डाल दी गई थी, आज तक वो सस्पेंड है। इन्हें कौन पूछ सकता है? तो फिर कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा भट्टी साहब। हमारा तो जिम्मे ये है कि हमने इस इशू को उठाना है, हमने गुफ्तगू करनी है, हम अपना फरीज़ा अदा करेंगे। बाकी जो अदालतों में बैठे हैं फैसला करने वाले उनका काम है, या ईवानों में बैठे हैं हुक्मरान हैं, हमने तो अपने हिस्से की शम्मा जला देनी है। कि इस वक्त आप आज भी बता रहे हैं, नाज़रीन को भी बता रहे हैं, हुक्मरानों को भी बता रहे हैं कि अभी आपने चीनी की एक्सपोर्ट की मज़ीद इजाज़त दे रहे हैं। हमारे ज़रिए हमें ये कन्फर्म कर रहे हैं ये चीनी एक्सपोर्ट हुई तो ना सिर्फ चीनी की किल्लत होगी, चीनी महंगी भी हो जाएगी। अगर कल कलां ये वाक़यातन ऐसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होंगे भट्टी साहब? ये लोग तो एहसास दिलाते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ख्वाजा साहब ने जो कुछ कहा वो दाइयों का मामला था, ये कीमत का मामला था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शायद उनके दिल में उतर जाए ख्वाजा साहब की बात और शायद किसी का भला हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल में शफाफियत को फ़रोग़ देने और करप्शन की रोकथाम के लिए एक नया कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवा दिया गया है और जिस पर तगड़े ब्यूरोक्रेट्स ने भी साइन कर दी हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने सरकारी कंपनियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए SOE एक्ट, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत कोशिश ये की गई थी जो हमारी सरकारी इदारे हैं, सरकारी कंपनियाँ, वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। और उसी सिलसिले के अंदर अब PSO के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया SOE एक्ट की रोशनी में।
और अब इतलात ये हैं कि बोर्ड ऑफ पीएसओ के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस कोड ऑफ कंडक्ट की मंजूरी दी और उसके बाद इस जो 9 रुकनी पीएसओ का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसने इस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इससे क्या बेहतरी आएगी पीएसओ के अंदर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चूंकि इसके अंदर जो इसकी सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसकी 20 से ज़्यादा अहम तरीन शराइत हैं जिसके ऊपर अमल दरामद नागुज़ीर बना दिया गया है, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। यानी कि कोई भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर, कोई रुकन इन शराइत की कहीं भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सरकारी दस्तावेज के मुताबिक खान साहब 20 से ज़्यादा ऐसी शराइत हैं जो इसके अंदर पीएसओ की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है। जो 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं और जिनकी कोशिश ये है कि पीएसओ के मामलात को बेहतर बनाया जाए। वो पीएसओ जो जिसे इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत टफ कंपटीशन का सामना है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। और रिसेंटली पीएसओ ने वफाकी हुकूमत को खत लिखते हुए उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने एक रिकमेंडेशन दी थी, इन प्रिंसिपल अप्रूव किया था कि वफाकी हुकूमत का जो कंट्रोल है पीएसओ के ऊपर वो खत्म करे, पेपर रूल से हमें छूट दी जाए ताकि ये बोर्ड 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेहतर कमर्शियल फैसले करके दीगर जो कंपनी मार्केट में एंटर हुई हैं, जिसके अंदर सऊदी अरामको गो कंपनी के साथ पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो चुकी है, उसने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ पीएसओ को। पीएसओ की प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह से हिट हुई है। उसके बाद अब एक और बड़ी ट्रेडर है जो कि इसमें जो एक टोटल कंपनी के अंदर आके इसके अंदर गनवर आ रही है, वो इसके अंदर काम करने वाली, तो पीएसओ के लिए और मसाइल बनेंगे। इस वजह से हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ये इख्तियार काइंडली हमें दीजिए। लेकिन जिस वक्त 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर एमडी पीएसओ भी शामिल हैं, उनसे ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाया गया जिसके अंदर कहा गया है कि वो फेयरनेस और इक्वलिटी को यकीनी बनाएंगे, शफाफियत को फ़रोग देना है, करप्शन को कंट्रोल करना है। और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग यहाँ बैठे होते हैं वो पीएसओ जो 20 अरब डॉलर से जायद की प्रोडक्ट को डील करता है, वो किसी तरीके से इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, पीएसओ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने मौजूद होती है उसका गलत इस्तेमाल ना करें। सिर्फ खुद नहीं बल्कि उनके अजीज़ो कारिब, उनके दोस्त, कोई भी उस इंफॉर्मेशन से कोई बेनिफिट ना ले। तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एक अंडरटेकिंग उनसे ली गई है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो अहम तरीन मालूमात है, कारोबारी मामलात हैं, स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक मामलात हैं, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये उनको पाबंद किया गया है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे उनका आता है, वो खुद इससे वाबस्ता कारोबार में है, उसको वो यकीनी बनाएंगे कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कंपनी के असासों का वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह उनका जो इंटेग्रिटी है और ऑनेस्टी है उसको वो यकीनी बनाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी को यकीनी बनाने की बात की गई है और उसके अंदर बहुत डिटेल से बात की गई कि तमाम बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कैसे तमाम मालूमात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनीज पीएसओ के साथ अटैच होती हैं, किसी कंपनी से कोई तहाइफ नहीं लेना है, किसी कंपनी से कोई आपने कोई किक बैक नहीं लेने। ये इसके अंदर बड़ा वाज़े तौर के ऊपर लिखा गया है कि कोई भी जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर है इस ज़ाब्ते कार के मुताबिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी से वो कोई ना डायरेक्टली उन्होंने इंगेज करेगा, ब्राइबरी, किक बैक्स, पे ऑफ्स और कोई भी और अदर करप्ट बिजनेस प्रैक्टिस उसके अंदर इन्वॉल्व उसको वो नहीं हो सकता। ये उसको ताकीद की गई है। लेकिन इसके साथ हमें पढ़ने का मौका मिलेगा अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। खास साहब इसके अंदर वो हमें डिटेल नहीं मिल पा रही, लेकिन इसका उनसे यकीनी बनवाया गया, उनसे दस्तखत लिए गए कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तहाइफ भी वसूल नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ जो कंपनी के ट्रेडिंग शेयर्स की ट्रेडिंग है वो मैं बता चुका हूँ। उसके साथ ये भी कहा गया है कि बराह रास्त मीडिया को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर कोई मालूमात भी नहीं देंगे। अगर कहीं से किसी ने सवाल कर दिया तो वो मालूमात, वो सवाल आप कंपनी सेक्रेटरी को आप रेफ़र कर देंगे या एमडी को रेफ़र कर देंगे, लेकिन आपने मीडिया पर्सन को जवाब नहीं देना। खास साहब 20 से ज़ायद सख्त किस्म की शराइत हैं। आप समझते हैं कि इन शराइत को अंडरटेकिंग लेने के बाद पीएसओ के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, शफाफियत को फ़रोग मिलेगा, करप्शन का रोकथाम होगी और पीएसओ का जो मुनाफा है उसमें भी इजाफा होगा, पीएसओ बेहतर डिसीजन करेगी? भट्टी साहब, जब आप पीएसओ के जो कोड ऑफ कंडक्ट के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे तो मैं बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहा था और कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट किए हैं। इस पे मैं क्या कहूँ, एक शायर ने क्या कहा था, आपकी सादगी पे क्यों न मर जाए कोई। खास साहब इसमें ये बड़े एसओ एक्ट की रोशनी में तैयार हुए हैं और इसमें सादगी की बात नहीं, ये तो
पीएसओ की कारकर्दगी को बेहतर बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर मेंशन किया गया है। ये मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले भी आपने बड़े पीएसओ के फजाइल बयान किए थे, वो भी हमने सुने थे। ये $20 अरब की एक स्ट्रेटजिक कंपनी है जी, ठीक, इसकी बड़ी अहमियत है। यही कंपनी के लोग कह रहे थे, यही बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग कह रहे थे हमें आज़ादी दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए ताकि हम अपने फैसले खुद कर इसलिए सकें। कि उसके मुनाफे में कमी हो रही है ना, उसको दीगर कंपनी टफ टाइम दे रही हैं। अच्छा, आगे ज़रा चलें। पीएसओ का जो 9 रुकनी बोर्ड है जी, जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं, जिसमें से 4 जो हैं हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं जी, और एक रिटायर ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उन्होंने भी इसको मंजूर कर लिया है, दस्तखत हो गए। जी, मुझे इसमें सारे जो हैं डीएमजी ग्रुप के हैं अफसरान, जी, ये अल्लाह ताला ने सारी जो फहम फरासत है भट्टी साहब, ये इनमें खलूल कर दी है। ये डीएमजी के लोग जो हैं वो इसी बेहतर तरीके से सारे जो महकमे वो चला सकते हैं, बाकी जो अफसरान हैं वो इस काबिल ही नहीं है। और दूसरी बात भट्टी साहब ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट तो आपने बना तो लिया, वफाकी हुकूमत का शेयर है ना, वफाकी हुकूमत इनको अपने बिहाफ के ऊपर वहाँ पे खास नॉमिनेट करती है, क्योंकि उसके अंदर लीगली राइट है वफाकी हुकूमत का कि अपने वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स इस बोर्ड में इंडक्ट करे, तो उस गवर्नमेंट के मैं बिहाफ के ऊपर कहता हूँ जाता है। सारे आपको डीएमजी ग्रुप के मिले हैं, मेरा सवाल है ना। बाकी जो ये बासलाहियतें हैं, ये आला ओहदों पर मौजूद हैं। बाकी सलाहियत पूरे मुल्क में खत्म हो गई है। बाकी प्राइम मिनिस्टर के बासलाहियत प्रिंसिपल लोग सेक्रेटरी भी मतलब वो अहम तरीन ओहदे पर मौजूद हैं, उन्हें भी डीएमजी के अलावा जिम्मेदारी जो दी है। बाकी ग्रुप हैं, सीएसएस ग्रुप है, वो बाकी क्या है, उनमें सलाहियत नहीं होती, वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज भी नहीं हो सकते। मैं ये वो तो हमेशा डीएमजी के लोग आते हैं, मैं मतलब उनका कहता हूं उनका इसी एक्सपीरियंस मुल्क अच्छा है, का सबसे बड़ा अलमिया उनका मैनेजमेंट डीएमजी एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा ग्रुप है। डीएमजी ग्रुप है, याद रखिए मेरी बात। ठीक, आप इसकी तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें। मैं आपको बताऊं, आप जब कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये आप पॉइंट्स आपने रख लिए, मैंने नोट भी किए हैं। तो भट्टी साहब जब कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसको क्या सजा होगी? उसको उसकी एफआईए इंक्वायरी करेगी, उसमें मौजूद नहीं है इसमें। उसको नैब पकड़ेगा, उसको कौन पकड़ेगा? एंटी करप्शन वाले उससे तहकीक करेंगे। आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, बोर्ड का चेयरमैन उनसे क्वेश्चन करेगा अगर कोई ठीक है। चीज ऐसी सामने आई तो। भट्टी साहब क्या बात करते हैं जी, मैंने खिलाफ वर्जी कर दी, एक असूल बना लिए, अगर मैं वो असूल तोड़ता हूं तो मुझे कोई सजा नहीं होगी। ये भी कोड ऑफ कंडक्ट, हमने भी सारी जिंदगी कोड ऑफ कंडक्ट ही पढ़े है ना। अगर मैंने ये ना किया तो मैं नहल हो जाऊंगा। अगर जैसे रकान असम्बली हैं, अगर आप नहीं असासे जो जमा कराए हैं उसके मुताबिक नहीं रखते, आप नहल हो जाएंगे। ठीक, तो ये इनको अगर बनाया तो इसमें सजा तो तजवीज करनी है ना। जो जी। इनकी खिलाफ वर्जी करेगा भट्टी ठीक। साहब, उनकी सजा किसने तजवीज करनी है? बिल्कुल और ठीक। एक और बात बताऊं, जो एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट जो बड़े ओहदे पर फाइज है, वो मैं अपने शहर लाहौर से उसकी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, उनसे ज़रा पूछिए आप जी, कि उनके घर में कितनी सरकारी कंपनियों की गाड़ियां हैं। और बाकी जो लोग हैं, ये वो अकेले नहीं, इनके बारे में बिलखसूस बताऊंगा आपको। जी। मैंने अपनी टीम को मुतहर्रिक बिल्कुल कर दिया ठीक है, है। लेकिन बाकी जो भट्टी साहब जो लोग हैं, जो कभी शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये अंदर बैठ के क्या करते हैं? ये एक कागज पे लिख कर आपने एक बना दिया, साल से क्या हो रहा है? क्या उनके अजीजों कारब को ये शेयर क्यों नहीं बताते ये खरीद लें, आप इधर आंख बंद कर दें, इधर आंख मार दें? तो जब तक ये, मैं समझता हूँ ये कोड ऑफ कंडक्ट उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इसमें यह मेंशन ना किया जाए, अगर कोई फर्द या महकमे का कोई आदमी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया तो उस पर कितनी सजा होगी, उसको कितना जुर्माना होगा, बिल्कुल ठीक, वो महकमे में रहेगा नहीं बिल्कुल ठीक है। रहेगा। कुछ वक्त भी कम है और हम तवक्को करते हैं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इन कंडीशंस की वायलेशन का भी वाज़ेह क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि जब वो दस्तखत कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी कंडीशन की वायलेशन की तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अदरवाइज शफाफियत को फ़रोग देने, करप्शन की रोकथाम के लिए डेफिनेटली ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।